नमस्कार। कैसे हैं मित्रों? रात को 9 बजे हैं। एक बार पुनः आपके बीच में लाइव सेशन में आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। कल लाइव सेशन में नहीं जुड़ पाया था और आज हमको एक कार्यक्रम में जाना था। ये देखिए, भूल गया। फिलहाल 9 बज गए हैं। अब उनके कार्यक्रम में जा पाना संभव नहीं है। फिलहाल कोशिश करता हूं, अभी थोड़ी देर बाद एक बार उनके घर की तरफ जरूर निकलने की कोशिश करूंगा। अचानक याद आया। आप लोग कैसे हैं? धन्यवाद। आप लोग लगातार न सिर्फ अभयदेव के पेज को समर्थन दे रहे हैं, बल्कि तमाम उन मुद्दों पे जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के बैनर तले हम लोग उठाते हैं और कहीं ना कहीं पीड़ित, शोषित, वंचित के लोगों की आवाज बनते हुए इस पेज पे तमाम वो बिंदु निश्चित तौर पे समाज के उन लोगों को जोड़ने का प्रयास करती है, उनकी आवाज उठाने की कोशिश करती है कि ताकि ये बातें उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो लोग जिम्मेदार हैं। ये अगला प्रयास होता है कि समाज में हो रही आपसी मतभेद और सामाजिक ताने बाने के रूप में एक समरसता और साथ ही साथ ज्वलंत जो मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पे हम लोग लगातार समय समय पर आकर के आप लोगों के बीच में अपनी बात रखते हैं। फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म का सदुपयोग कहिए कि जो समाज में हो रही घटित घटनाएं हैं उसको जितनी तेजी के साथ आप लोगों के बीच में पहुंचा करके उन प्रशासनिक अमलों, उन राजनेताओं तक पहुंचाया जाए ताकि उनको जल्दी न्याय मिल पाए। और एक बहुत सशक्त माध्यम है। जब आपकी कोई बात नहीं सुनता हो तो आपका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, अपना खुद का प्लेटफॉर्म, वो समाज के अंतिम वर्ग तक आपको अपनी बात पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। तो एक सदुपयोग करिए। आपके सोशल मीडिया का जो फेसबुक का पेज है, उस पेज पे आपको समाज से जुड़ी जो भी समस्याएं आपके इर्द गिर्द दिखती हों वो उठाइए, अधिकारियों तक पहुंचाइए, जन नेताओं तक पहुंचाइए और उसका निराकरण होने तक वो आवाज बने रहिए ताकि आपके इर्द गिर्द तमाम वो लोग जो समाज को, सामाजिक समरसता तोड़ते हों, उनको दंड मिल सके और उनके अंदर खौफ पैदा हो सके कि वो गलत रास्ते पे ना किसी को ले जाएंगे और ना ही किसी को ले जाने देंगे। तो तमाम साथी हम लोगों के साथ जुड़े हैं। हालांकि मैं सहारा का मुद्दा विगत 5 सालों से उठा रहा हूं और एक बड़ी लड़ाई जो राष्ट्रीय पटल पे है उसको हम लोगों ने पहुंचाने में सफलता हासिल करी है। लेकिन इधर लगातार सहारा की संपत्तियों पे कुछ राजनेताओं की ललचाई निगाहें हैं। उसमें प्रमुख नाम मैं निसंकोच लेता हूं कि देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जैसे पैनी नजर बैठा ली है कि इनकी संपत्तियों पे न सिर्फ कब्जा किया जाएगा बल्कि उसको राजनेताओं और औने पाने दाम में बेच दिया जाएगा। और देश के निवेशकों का पैसा अभी फिलहाल इनकी गलत कूटनीतिक चाल के नाते फंसी है। और एक तरफ वो देश के निवेशकों के लिए पोर्टल खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो भारत का संवैधानिक उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वहां पे सहारा पीड़ितों को तारीख पे तारीख मिल रही है। न्याय की उम्मीद शायद सहारा के निवेशकों को नहीं हो पा रही है और हाँ, कुछ पैसे बटे हैं, कुछ दबाव पड़ी है। पैमाने जो हम लोग सोच के रखे हैं, जो उद्देश्य है कि जिन लोगों ने अपना पैसा दिया है उन लोगों के पैसे के भुगतान के रास्ते सुलभ हों और जो लोगों ने अपना पैसा सहारा में जमा किया था उसकी जिम्मेदारी भारत की सरकार ले, क्योंकि लाइसेंस भारत की सरकार ने दिया है, दुकानें भारत की सरकारों ने खुलवाई हैं और हर प्रदेशों में, हर नगर मोहल्लों में सहारा की ऑफिसों से खुलेआम लूट होता रहा और वो देश के लगभग 8 से 9 लाख करोड़ रुपए पीड़ित, शोषित, वंचितों का लूट करके और सहारा सुब्रत राय इस दुनिया को छोड़कर चले गए और साथ ही साथ उनके दोनों पुत्रों को विदेश भेजवाने में
और उनके परिवार को विदेश भिजवाने में तमाम राजनीतिक पार्टियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। वो लूट करके इस देश के तमाम पैसे को विदेशों में मौज काट रहे हैं। हमारा और हमारे साथियों का उद्देश्य कि देश के पीड़ित निवेशकों का भुगतान भारत की सरकार प्राथमिकता के आधार पर कराए और उनकी निजी संपत्तियों को बेच करके देश के निवेशकों का पैसा वापस कराए। इसके लिए हम लोग निरंतर सतत प्रयत्नशील हैं। और अभी 2-3 महीना 4 महीना पहले हम लोग मध्य प्रदेश गए थे, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हर वो सांसद और हर वो विधायक जनप्रतिनिधि जो जनता से वोट मांगने जाता है, लगभग हर तीसरा घर प्रभावित है सहारा से, वो हमारे मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी को उठाना चाहिए, संज्ञान में लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी सरकार है, उनकी पुलिस है, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक आवाज बन करके आए थे और आज भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गई है भारतीय जनता पार्टी। तो उनसे सत्ता में है तो सवाल होगा, लेकिन विपक्ष के लोग जो बैठे हैं ना, वो विपक्ष के लोगों को की जिम्मेदारी है कि उनके सांसद विधायक जब पीड़ित कोई हो, शोषित कोई हो, वंचित कोई हो, तो उनकी आवाज बने और उनके साथ खड़े हों। और अगर वो नहीं खड़े होते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी भी जवाबदेही बनती है, उनके विरुद्ध भी बड़ा एल्गार होना चाहिए। मध्य प्रदेश हम लोग गए हुए थे, तो मध्य प्रदेश में ना सिर्फ सहारा की ऑफिस का घेराव किया गया था, बल्कि उनके जोनल मैनेजर को फुटबॉल बनाया गया था और उनको गिरफ्तार कर जेल भिजवाया गया था। उसके बाद दूसरे दिन हम सब लोगों ने विपक्ष के उन सभी नेताओं से मिले और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के डीजीपी से मुलाकात कर एक पत्रक सौंप करके इनके मध्य प्रदेश में जितने एफआईआर हम लोगों ने करवाए थे, उस एफआईआर के क्रम में उन सभी सहारा से जुड़े उन जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारियों के लिए और अतिशीघ्र कार्रवाई कराने के लिए हम लोगों ने मिलकर के डीजीपी ऑफिस में डीजीपी को पत्रक सौंपा। साथ ही साथ हम सब लोगों ने विपक्ष के बड़े चेहरे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनसे जुड़े तमाम विधायक हर्षवर्धन, कुछ विधायक और कांग्रेस के जो हमारे साथ साथ गए हुए थे, उन लोगों को भी पत्रक दिया गया था कि जब सदन शुरू हो तो सहारा के पीड़ितों का मुद्दा आप जोरदार तरीके से कल वो हुआ। कल सदन की कार्रवाई के दौरान लगभग 9 से 10 मिनट तक जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पत्रक पे पूरी बहस हुई और उसमें स्पष्ट कांग्रेस के विधायक हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश की सरकार से पूछा कि भाई मध्य प्रदेश के निवेशकों का पैसा है कितना, आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा, और उस पे हुए जो एफआईआर है उसकी संख्या कितनी है और उस पर अभी क्या कार्रवाई हुई। उधर से जब सवालों का जवाब आया तो यह साबित कर रहा था कि मध्य प्रदेश की सरकार सहारा के मुद्दे पे ना सिर्फ सो रही है बल्कि उसके खुला फरूखाबादी खेल में शामिल है और उनका मकसद मध्य प्रदेश के पीड़ित निवेशकों का पैसा देना नहीं है, उस जमीनों का बंदर बांट करके, उनकी प्रॉपर्टियों का बंदर बांट करके इस मामले को रफा दफा करना है। 123 एफआईआर हुए थे। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने आंदोलन के दौरान विभिन्न जनपदों में, विभिन्न थानों में 123 एफआईआर लाज कराई थी। लेकिन जब सदन में प्रश्न पूछा जाता था तो सदन में प्रश्न पूछते ही वहां सदन उस प्रश्न का उत्तर देते हुए उनके मंत्री 4 एफआईआरों का जिक्र करते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में 4 एफआईआर हुआ। उनको यह नहीं मालूम था कि पूरा होमवर्क दे करके भेजा गया था, पूरी तरह से होमवर्क कराया गया था और सारी एफआईआरों की डिटेल दी गई थी और वो सदन से बच नहीं सकते थे। दूसरे फेज में जब उनका सवाल आया, उस पर काउंटर हुआ, तो यकीन मानिए वीडियो मैंने ग्रुप में डाली है, उनका चेहरा देखने लायक था और अंत में उनको कहना पड़ा कि हाँ, हमने इसको काटा नहीं था, हमारे यहां सचिवालय के सचिवों ने काट दिया। सचिव भी तो आप ही का था यार, और वो काटा कैसे? इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो गई कि वो जो आपके क्षेत्र में मुकदमे दर्ज किया गए हों,
आपकी पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हों, उस मुकदमे का एक अधिकृत जानकारी आपके पास नहीं है, तो कैसे कैसे मुख्यमंत्री हैं, कैसे गृह मंत्रालय है, और कैसे वो जवाब देने चले आए? चूंकि प्रश्न का जवाब देने से पहले जो प्रश्न गए थे वो प्रश्न उन तक पहुंचे होंगे और उस पर पूरा होमवर्क किया होगा। बिना होमवर्क करके आप थोड़ी बोले होंगे। लेकिन फिलहाल उनकी कलई खुलती है और कलई खुलने के बाद वो स्वीकार करते हैं कि हाँ 123 मुकदमे हुए हैं, लेकिन एक साथ उस मुकदमे को क्लब किया गया है और उसको ला करके मुरैना में रखा गया है। मुरैना के कप्तान संबंधित एक थाने को दिए हैं, वहां से उसकी विवेचना हो रही है। आप सोचिए ना कि इस देश की सरकारें और नेता क्या चाहते हैं। क्या इस किसी मामले, ऐसे मामले में जब लोग अपनी जानें दे रहे हों, लोगों के पैसे डूबे हों, उनके घर के चिराग बुझ रहे हों, उनकी परिस्थितियां ऐसी हो, कोई लड़की की शादी नहीं हो पा रही हो, तमाम विभिन्न ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं के नाते वो अपने बच्चों की पढ़ाई और अपनी दवाई नहीं करा पा रहे हैं, वो थोड़े बहुत पैसे जो रख करके उनके व्यापारी वर्ग के लोगों ने रखा था कोई व्यवसाय में काम आ सके, वो नहीं पाई। यहां तक कि दाइयों का, बर्तन मांजने वाली का, बुजुर्गों का MIS, ये सब रुका हुआ है। और उस उम्मीद से वहां पैसा जमा किया गया था कि वो एक निश्चित समय पे हमारे लिए काम आएगा। बैंकों में आखिर आदमी पैसा रखता क्यों है? तमाम पोस्ट ऑफिस से लेके LIC और तमाम और जगहों पे रखता क्यों है? और सहारा को पोषित किसने किया? पूरे देश में प्रतिस्थापित किसने कराया? तमाम जगहों पे ऑफिस खोल करके उनको काम किसने कराया? देश के में कोई ऐसा नहीं, देश का प्रधानमंत्री जहां उनके साथ बैठता हो, देश का मुख्यमंत्री उनके साथ बैठता हो, तमाम अधिकारी IAS IPS उनके साथ बैठते हो, उनके बच्चे की शादी में जाते हो और उसको पूरी तरह से प्रोटेक्शन देते हो, तो देश के नागरिकों का विश्वास तो उनके प्रति बढ़ेगा और वो अपना पैसा जमा कर रहे हो। और जब पैसा देने की बारी है तो राजनेता कन्नी काट ले, प्रशासनिक अमलों को लोग कन्नी काट लें, तमाम कानूनी पेचीदगियों में फंसकर लोग अपना 15 साल 20 साल तक पैसे का इंतजार करें और उनके एजेंटों के ऊपर इतना दबाव बने कि एजेंट आत्महत्या करने पर विवश हो रहे हों। तो ये राजनेताओं की जिम्मेदारी बनती है कि इनसे सवाल जवाब क्यों ना किया जाए। तो ये सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ और जब ये सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ तो मध्य प्रदेश में सदन में जवाब देते हुए पसीने छूटने लगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके मंत्रियों का। वहां सदनों में कोई जवाब नहीं था और जो जवाब भी था वो निश्चित तौर पे हास्यास्पद था और आक्रोशित करने वाला था। 4 मुकदमों की बात कर रहा, जैसे लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी सहारा की पार्टी हो गई हो, जो सरकार थी सहारा की हो गई हो। उसके पीछे का उद्देश्य है कि निवेशकों का पैसा दूंगा नहीं, लेकिन सहारा कंपनी को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि सहारा को जितना दबाए रहूंगा, जितना उसका टेटुआ दबाए रहूंगा, उतना ही माल मेरे पास आते रहेंगे। और एक तरफ हम कानूनी कार्रवाई की बात करते हुए दिखावा करेंगे और पब्लिक को बताएंगे कि हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सहारा को बचाना न कहिए, सहारा को धमकाते हुए, सहारा के अधिकारियों को धमकाते हुए, सहारा के सिस्टम को धमकाते हुए उनसे उनकी वैध अवैध जमीनों पे कब्जा करने की राजनेताओं की जो चाल है, जो सत्ता की चाल है, वो देश के जनता के लोगों के निगाहों में आ गई है और आ भी रही है। बड़ी मुश्किलात तो उन्होंने स्वीकार किया कि 123 मुकदमे हाँ हुए हैं। अच्छा जनाब, 123 मुकदमे हुए हैं तो 123 मुकदमे के लिए एक थाने पे 123 मुकदमे का विवेचक हो रहा है। विभिन्न थानाएं अलग हों, जिले अलग हों, मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों से, विभिन्न थानों से मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो उस विवेचक को, या तो एक ही विवेचक हो तो उसका कीमा बन के निकल जाएगा, रोज उसका पैजामा गीला हो जाएगा। बिना उसको लूज मोशन की दवा खाए एक दिन भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 123 मुकदमों का विवेचना करने के लिए वो जब जाएगा तो उसको 1 मिनट की फुर्सत नहीं होगी। या तो वो मुकदमा का विवेचना नहीं करेगा, रद्दी के टुकड़े में रख देगा, और या तो विवेचना करेगा तो उसका पूरा 5 साल लग जाएगा हर जनपदों में घूम करके उसका विवेचना करना और वादी प्रतिवादी से मुलाकात करके उस पर रिपोर्ट लगाना, उसको कोर्ट में डालना। तो निश्चित तौर पे 123 मुकदमे हैं तो 123 लोग उसके विवेचक होंगे, और 123 लोगों के साथ अकेले कोई पुलिस वाला जाता नहीं है, क्योंकि अकेले जाएगा तो बहुत सारे लीगल अनलीगल प्रोसेस उसको दिखने के लिए, कोई
अपराधी वो मौका देख के ठोक देगा, तो 2 आदमी जाएंगे कम से कम। 2 आदमी मुरैना से ग्वालियर जाएंगे, कोई 2 आदमी मुरैना से छतरपुर जाएगा, कोई 2 आदमी मुरैना से भोपाल जाएगा, कोई 2 आदमी मुरैना से कहीं सीधी जाएगा, कोई 2 आदमी मुरैना से कहीं नीमच जाएगा, कोई 2 आदमी मुरैना से शिवपुरी जाएगा। ऐसे 123 मुकदमे हैं, तो 2 आदमी अगर जोड़ लेंगे तो 123 गुना 246। 246 पुलिस वाले किस थाने में हैं जो एक ही मुकदमे पे अपना पूरा समय देंगे? 246 हैं भी क्या किसी एक थाने पे? और उसकी विवेचना ये करा रहे हैं जनाब, तो विवेचना कितनी हो रही होगी? एक ही जगह क्लब करके क्यों लाया गया? अब या तो वो बुलाए या तो वादी प्रतिवादी को ये बुलाए। तो जो नीमच से आएगा, जो शिवपुरी से आएगा, जो छतरपुर से आएगा, जो तमाम और जनपदों से आएगा, तो वो बेचारा कितना आएगा? अगर 10 डेट मिल गया, आज नहीं परसों आओ, परसों नहीं नरसों आओ, तो बोले कि एक मुकदमा दर्ज करा के भी गलती कर दिया। जितना पैसा हमको मिलेगा नहीं, उससे ज्यादा पैसा तो हमको इनको आने जाने में, अपना बयान दर्ज कराने में हो जाएगा। तो थक हार के बैठ भाई, यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, यही तो सरकार चाहती है, यही तो सहारा चाहती है। तो ये उनका ये इनका जो छदम बेचदारी है उसको जनता समझने लगी है। और मैं तो निवेशकों से कहूंगा, एजेंटों से कहूंगा, तुम भी समझो। अच्छा, उससे ज्यादा कहीं वर्तमान परिस्थितियों में आया मामला, मैं रात दोपहर में, चूंकि दोपहर में मामला प्रकाश में आया था, इस नाते मैं लाइव सेशन में आया था, लेकिन मैं आज सहारा पे ही बात करूंगा। और सहारा से जुड़ा मुद्दा हमारा प्रमुख मुद्दा है, जो पीड़ित शोषित वंचितों के अधिकारों के लिए संगठन का निर्माण हुआ। इसमें सहारा सबसे देश का सबसे बड़ा संगठन जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा बना। उसमें सबसे बड़ी लड़ाई हम लोगों ने राष्ट्रीय पटल पे जाकर के इसकी लड़ी। तो एक हमारी जिम्मेदारी है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, इस लड़ाई को और बड़ा बनाते हुए सरकारों की तमाम कलई को खोला जाए और उनके विरुद्ध एक बड़ा एल्गार किया जाए। एक बड़ी लड़ाई फिर से बड़े पैमाने पे छेड़ी जाए, ताकि सरकार को जवाब देते ना बने। और सरकार को जवाब देते बने तो देश के निवेशकों का संपूर्ण भुगतान का रास्ता सुलभ हो। हमारे पैसे पे कुंडली मार करके सहारा नहीं बैठ सकती, तो सरकार भी नहीं बैठ सकती। और सरकार अगर ये सोच रही हो कि हम धीरे धीरे निवेशक भूल जाएंगे और थक जाएंगे और इस आंदोलन को गति नहीं मिलेगी, कमजोर हो जाएंगे, तो ये सरकार की भूल है। सवाल का जवाब भी मिलेगा और उसका परिणाम भी मिलेगा। ये लड़ाई अगर एक आदमी से शुरू हुई थी, तब जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था, तब हमने बस्ती से जब इस लड़ाई को शुरू किया था, तब हमको उम्मीद नहीं थी कि हम इतने बड़े लड़ाई को इस पटल पर पहुंचा ले जाएंगे। लेकिन अब चूंकि 2 लाख से ज्यादा मेंबर हम लोगों के साथ खड़े हैं, आज भी देश का कोई ऐसा सहारा से पीड़ित व्यक्ति नहीं होगा, जो सहारा से जुड़ा लोग नहीं होगा, सहारा से जुड़े अधिकारी नहीं होंगे, और सहारा से जुड़े कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में मुकदमे नहीं होंगे जिसमें हम लोग वादी ना हो। एक इतनी बड़ी तादाद में खड़े होकर के हम अपने मुकदमे को ना जीत पाए, हम सरकार के नाकों में दम ना कर पाए, हम अपने पैसे वसूल ना पाए, तो मुझे लगता है कि देश में कोई आंदोलन इस तरह खड़ा भी नहीं हो पाएगा। किसी का 10 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 5 लाख, किसी का 50,000, किसी का 1 करोड़, किसी का 2 करोड़, किसी का 4 करोड़, सरकार ऐसे लूट करके लेके चली जाएगी, ऐसे वो कब्जा कर लेगी सरकार। अगर सहारा को क्लीन चिट देना है और सहारा को डिफेंस करना है सरकार को, तो सरकार सहारा की सभी ऑफिसों को इन तमाम कैटेगरी से मुक्त करा दे। हम सहारा से पैसा ले लेंगे, हम सहारा के ऑफिसों पे चढ़ के पैसा ले लेंगे। हम लोग सिर्फ सहारा की ऑफिसों तक इस नाते कोई कंट्रोवर्सी पैदा नहीं कर रहे थे कि सहारा और सहारा से जुड़े लोग एक ना एक दिन उनको महसूस हो जाएगा कि उनके साथ भी धोखा हो रहा है, और वो समझेंगे और वो हमारे आंदोलन में खड़ा होकर के सरकारों को जवाब, क्योंकि लाइसेंस इन्होंने ही दिया था। इनके अधिकारी कर्मचारी पैसे घूस लेकर के उनको एनओसी देते थे। हर चौथे साल उनके
ऑडिट होते थे और वो चौथे साल ऑडिट में उनको क्लीन चिट देते थे। सहारा अगर अपराधी है तो उससे बड़ा अपराधी वो ऑडिट करने वाले ऑडिटर जो सीआरसीएस यानी केंद्रीय क्या नाम है सोसाइटियों के जो ऑडिटर है ना, उन ऑडिटरों की टीम है जो निवेशकों का पैसा इतनी दिन तक रुके होने के बाद उनको कैसे एनओसी दे सकती थी, कैसे नो सर्टिफिकेट दे सकती थी और कैसे उनको क्लीन चिट दे सकती थी। 4 साल बाद हर बार ऑडिट होता था और वो ऑडिट नहीं हो पाया। ऑडिट हुआ भी तो उसको कागजों में दे दिया गया और दोष सारा सहारा के ऊपर मर दिया गया, सहारा की कंपनी के ऊपर मर दिया गया। तो जितना दोषी और जितना अपराधी सहारा है, उससे कम दोषी वो नो सर्टिफिकेट देने वाले ऑडिटर हैं, उससे कम दोषी नहीं है, उससे ज्यादा दोषी हैं, क्योंकि इन्होंने ही जब 4 साल के बाद, उसी 4 साल के बाद उनकी तमाम लाइसेंस को आप निरस्त कर देते। अगर वो निवेशकों को पैसा नहीं दे पा रहे थे तब नहीं दे पाए, जब इतने बड़े आंदोलन की नींव रखी गई और करोड़ों पत्र सीआरसीएस केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय भेज दिया गया। एक पत्र नहीं, आप जब जाएंगे सीआरसीएस कार्यालय पे, जब हम लोगों ने इसकी शुरुआत किया था तो हम लोगों ने अपने ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के पैड पे कम से कम ये हिंदुस्तान के इतिहास का पहला आंदोलन होगा जो लेटर सूचना के रूप में, शिकायत के रूप में, पूरे हिंदुस्तान में इतनी शिकायत पहली बार किसी ऑफिस में किसी वित्तीय प्राइवेट या सरकारी संस्थानों के विरुद्ध में नहीं गया था। केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय किसी भवन में था और वो पूरा का पूरा कृषि भवन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के उस एप्लीकेशन से, उस पैड पे जो लगातार ये लड़ाई लड़ रहा था, उस पैड पे शिकायतों की भरमार और अपने पैसे की रिकवरी के लिए एप्लीकेशन मूव करा करके इनके खिलाफ बृहद बड़ी कार्रवाई करने के लिए अपील की गई थी। मैं वो संख्या करोड़ों में बता रहा हूं, लाखों में नहीं, करोड़ों पत्र केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय, और सुनिए ना, वो एक नहीं 3 पत्र बने थे। एक जगह रजिस्ट्री नहीं होती थी, 3 जगह रजिस्ट्रियां कराई जाती थी। पहला केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय, दूसरा देश के प्रधानमंत्री, तीसरा देश के राष्ट्रपति। इन 3 पत्रावलियों को जितने पत्र एक आदमी भरता था उतना वो 3 लोगों के पास भेजता था। यानी करोड़ों पत्र। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद इतना एप्लीकेशन किसी कंपनी के विरुद्ध, किसी सरकार के विरुद्ध और किसी एजेंसी के विरुद्ध नहीं गया होगा, क्योंकि हमारी संख्या और गणना के आधार ही नहीं, हम वास्तविक रूप से 13 करोड़ में से कम 5 करोड़ वैध वैध इन्वेस्टर हैं, और जिसका 2 करोड़ से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी कार्यालय में। 2 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन मूव कराई गई है केंद्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी के पोर्टल पे। सिर्फ किस पे? 4 सोसाइटियों पे। सहारा क्यूसाप छोड़ दीजिए, कमर्शियल छोड़ दीजिए, तमाम अन्य और योजनाएं छोड़ दीजिए, ई स्कूटी छोड़ दीजिए, इन सब की तो बात ही छोड़ दीजिए। इनका एप्लीकेशन अभी सक्षम पटलों पे पहुंच ही नहीं पाया है, जिसमें से हम लोगों ने सीरियस फ्रॉड एजेंसी को सहारा क्यूसाप के अंतर्गत जिनके पैसे आते हैं उनकी सूचीबद्ध करा करके बड़े पैमाने पे वहां भेजना अब शुरू किया है। मतलब विगत 5 से 6 महीना पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सहारा क्यूसाप में पैसा, हमारा खुद का सहारा क्यूसाप में पैसा, तमाम और लोगों का तमाम अन्य और योजनाओं में फंसा हुआ पैसा है, जिसका कोई माई बाप, एमआईएस का, विधवा
जो लोग डेट मेच्योरिटी का, तमाम लोग ऐसे हैं जो अन्य और योजनाओं में अपनी एफडियां करा सके। कुछ लोगों के साथ तो इतना फ्रॉड हुआ कि उनको सादे पेपर पे दिया गया, एक और कंपनी को तुरंत एक खड़ा कर। इनके बारे में जब खुलासा हुआ तो यह सहारा के बारे में लोग एक कंपनी के बारे में 6000 से ज्यादा सेल कंपनियां बना करके देश के लोगों को लूटा इसने। और इसके पीछे इनकी मदद करने वाले लोग वो थे सरकार से जुड़े लोग, तमाम राजनेता और बड़े बड़े अधिकारी जो जुडिशियल से भी जुड़े थे और प्रशासनिक अमलों से भी जुड़े थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जब सहारा अपने पूरे स्वभाव में थी और उसके बाद जब इसके ऊपर एप्लीकेशन मूव हुआ और सहारा की नीयत बदली, तो सहारा ने पूरे भारत के तमाम बड़े अधिकारी जो जिले लेवल के थे उनके लिए 5 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति पैकेज रखा था जो हर महीने जाता था। जैसे कप्तान, जिलाधिकारी, प्रशासनिक अमलों में। और उसका हथियार और केंद्र बिंदु कौन होता था? जो सहारा के अखबारों से जुड़े उनके ब्यूरो चीफ होते थे। ये लोग के दिशा निर्देशन में लेकर के पैसे जाते थे और हर महीने सिर्फ इस नाते कि कोई एक एप्लीकेशन मूव ना कराने पाए वो बांध दिए जाते थे। इसी नाते कोई एप्लीकेशन लेता नहीं था। बड़ी मशक्कत हुई, बड़ी लड़ाई हुई, बड़े अच्छे तरीके से विवाद हुए, पुलिस से झड़प हुई, मजबूरी में थाने घेरे गए, तब जाकर के मुकदमे शुरू हुए। पूरे भारत में मुश्किल 5 सालों में लगभग 3000 FIR हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में करा पाए। कुछ तो 156(3) के तहत कराए गए। जब नहीं हो पा रहे थे तो कोर्ट के माध्यम से भी कराए गए और उन्हीं में से 500 FIR, जब विवश हुई सरकार तो 500 FIR उसी FIRों में से लेकर के ईडी ने जांच शुरू किया और आज उप श्रीवास्तव जैसे लोग जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। इनकी तमाम भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, लेकिन देखिए ना, इनका खेल देखिए कि जहां जहां इनकी सरकारें हैं, ये सब लोग अपनी राजनेताओं को लगा करके, इनका सिर्फ एक काम है कि यहां जिस राज्य में ये है, इनकी कितनी संपत्ति है उसको किसी रास्ते से औने पौने दाम में खरीद लो। उसका ताजा उदाहरण जिस मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, सुब्रत पाठक हैं, संजय पाठक। संजय पाठक 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को 50 करोड़ रुपए में खरीदते हैं। और जब उसका खुलासा होता है, जब दबाव पड़ता है, जब आंदोलन बढ़ता है, तो आज उसका प्रश्न पूछने के दौरान जब उनके मंत्री जवाब नहीं दे पाते रहे तो दूसरे मंत्री का, भाई नेताओं का नाम क्यों ले रहे हैं? अरे तुम्हारा नेता है यार, तो जवाब किसका, सवाल किसके पूरे है? संजय पाठक भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। सहारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि जो प्रॉपर्टी आप बेचेंगे वो पहले सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे और सर्किट रेट के से कम में नहीं बेचेंगे, सर्किल रेट से कम में नहीं बेचेंगे, कम से कम 90% से कम सर्किल रेट पे आप नहीं बेचेंगे। और 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी महज 50 करोड़ में बेच दिया। और कैसे बेच दिया? जब वो सहारा और सेबी के ज्वाइंट अकाउंट में जाना था और सारे मूल दस्तावेज सहारा सेबी के पास पड़े हुए थे, तो बेचा कैसे? और जब ये सवाल पूछा जा रहा था तो कन्नी काट रहे थे। मध्य प्रदेश के साथी, बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हैं और सुन भी रहे हैं। मध्य प्रदेश के साथी काफी संख्या में सुनते भी हैं और इस आंदोलन को बड़ा भी कर रहे हैं। मैं पहले तो कहूंगा, बीच में आप लोगों से कहना बहुत जरूरी है, फिर पता नहीं, हम लोगों की आदत सबसे खराब यही है कि हमने मूल काम की बात
बहुत लेट में करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए, इस लड़ाई को बड़ा करने के लिए 9 तारीख को हम लोगों ने एक दिन तय किया है। 9 मार्च को हम लोग जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। देश भर के तमाम सहारा पीड़ित निवेशकों से अपील कर रहा हूं कि आप बड़ी से बड़ी तादाद में 9 तारीख को यानी 9 मार्च को जंतर मंतर पे अपनी बड़ी ताकत का एहसास कराते हुए इनका भंडाफोड़ करिए और इनके ऊपर इतना दबाव बनाइए कि ये भारत की सरकार इनकी सभी संपत्तियां बेचने पे विवश हो और ये संपत्तियां कहीं इनके राजनेताओं में ना बटे, ये लोग कहीं इसका बंदर बांट ना करने। हालांकि ये लोग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, बहुत सारी सूचनाएं जो आ रही हैं, हम लोगों ने ईडी को जाकर के भी इस मामले को सूचित किया है। लेकिन ईडी भी क्या है, ईडी भी तो सरकारी तोता ही है ना, आप समझिए, ईडी भी तो सरकारी तोता ही है। फिर क्या करेंगे, वो सब संपत्तियां जरूर कवर करेगी, लेकिन उस संपत्तियों को कवर करके उसके हिस्से का वो जो जमीनों का हक आपको मिल पाएगा क्या? नहीं, वो जमीनें औने पौने दाम में बेच दिए जाएगी। ये लोग चाहते हैं कि बड़े पैमाने पे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी दावेदारी ना कर पाए। वो लोग बड़ी मास्टर माइंड तरीके से बात कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें सहारा भी उनका साथ दे रही है, उस सहारा का भी इसमें फायदा है। सहारा भी ये जान रही है कि जो लेना हो सरकार ले ले, हमारे ऊपर कोई एक्शन कार्रवाई 10-20 साल तक ना हो जाए, हमारे लड़के और हमारे लोग सेटल हो जाए हैं और कार्रवाई ना होने पाए, ये लोग बहुत ज्यादा दिन तक लड़ नहीं पाएंगे। अरे हम लोग एक एक रुपया पाई पाई जोड़ करके तुम्हारा जब तक बुरिया बिस्तर पूरी तरह से बांध नहीं देंगे तब तक लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं, चाहे सरकार का बुरिया बिस्तर बांधना हो या सहारा का बुरिया बिस्तर बांधना। ये मत सोचना कि सरकार भी बच के चली जाएगी, और ये मत सोचना सहारा से जुड़े लोग कि ये लोग थक जाएंगे। अभी मैं थका नहीं, शुरुआत किया हूं। ये हमारा चैलेंज है कि ये लड़ाई की, आपको लग रहा होगा कि 5 साल से हो गया ये लोग अब थक जाएंगे, ये अभी शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। और ये लड़ाई 9 तारीख से शुरुआत है। 9 मार्च को हम पहली लड़ाई, अब पीछे जितनी भी लड़ाई थी उसको भूल रहे हैं, हमारे साथी भी भूल रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं। सहारा से जुड़े एक एक वो अंधभक्त और वो अधिकारी इस वीडियो को सुन ले और सरकार भी सुन ले कि ये हम लोगों ने यह लड़ाई 9 तारीख से लड़नी शुरू की है, जो जंतर मंतर पे लड़ने जा रहे हैं, जंतर मंतर से शुरुआत करने जा रहे हैं। और उस जंतर मंतर से शुरुआत करेंगे और 9 महीने जैसे बच्चे के मां के पेट में गर्भ रहता है ना, 9 महीने में सरकार के गर्भ से निकालना पड़े या सहारा के गर्भ से निकालना पड़े, ऑपरेशन करना पड़े या नॉर्मल डिलीवरी करानी पड़े, वो दोनों में हम लोग तैयार हैं। नॉर्मल डिलीवरी भी करा देंगे तो थोड़ा तकलीफ तुमको होगा, लेकिन बच जाओगे। और अगर कहीं सीजर डिलीवरी कराना पड़ेगा पैसे का तो चले जाओगे। तो 9 महीने का टाइम है, 9 मार्च से 9 महीने का टाइम सरकार भी समझ ले और सहारा वाले भी समझ लें, सहारा के अधिकारी भी समझ लें। 9 महीने में अपनी प्रॉपर्टी बचानी है, अपनी निजी संपत्ति बचानी है, निवेशकों का पैसा वापस कर दो। जेल नहीं जाना है, चक्की नहीं पीसनी है, तो 9 महीने के अंदर देश के निवेशकों का पैसा वापस कर दो। नहीं तो चाहे नॉर्मल डिलीवरी करानी पड़ेगी पैसे की, चाहे सीजर कराना पड़ेगा पैसे की, तुम्हारे पेट से सीजर और नॉर्मल डिलीवरी दोनों करा करके अपना पैसा वापस ले लेंगे। यह बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। यह बात सरकार के ऊपर भी लागू है और यह बात सहारा के ऊपर भी लागू है। हम लोगों ने अपने धैर्य की सीमाएं पराकाष्ठा से ज्यादा पार कर ली है। हम लोग कभी इस लड़ाई को, मेरी लड़ाई, मेरे लोगों की लड़ाई हिंदुस्तान के इतिहास की वो लड़ाई थी कि इतनी पीड़ा दर्द और इतनी यातनाएं सहने के बावजूद भी किसी ने पूरे भारत में कहीं भी कोई उपद्रव नहीं किया, किसी भी तरीके से संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ा नहीं, कहीं कोई दंगा नहीं किया। 13 करोड़ इन्वेस्टर, 12 लाख कार्यकर्ताओं में कम से कम 5 करोड़ लोग जो निवेशक हैं, अभी शेष हैं,
जो एक्टिव मोड में है और कम से कम 3 लाख वो एजेंट जो एक्टिव मोड में है कि वो अपना पैसा लेंगे ही लेंगे, चाहे सरकारों के नाक में दम करना हो, चाहे निवेश को क्या नाम है, कंपनी के नाक में दम करना हो, कोर्ट को के नाक में दम करना हो, वो लेंगे ही लेंगे। तो इसके लिए हम सब लोग लगे हैं। तो मैं 9 महीने का टाइम दे रहा हूं। जैसे मां के गर्भ से 9 महीने में कोई बच्चा निकल जाता हो, वैसे ही सरकार से कह रहा हूं कि अब तुम 9 महीने तक गर्भस्थ रहो, सहारा के निवेशकों का पैसा वापस करने की योजना बना दो और 9वें महीने हमारा पैसा वापस कर दो। अन्यथा इन 9 महीने में हम लोग वो करेंगे जो भूतो न भविष्यते। हमारा पैसा कैसे लेना होगा, हमने आपसे कोई भीख नहीं मांगी है। सहारा के पीड़ित निवेशक कोई योजना नहीं मांग रहे, कोई कृपा नहीं करना है। हमारा ही पैसा हमको वापस कराना है और उसी कंपनी की संपत्ति बेचकर वापस कराना है जिसको तुमने लाइसेंस दिया था और जिसको तुमने पाला था भ्रष्टाचार करने के लिए, उसका हिस्सा खा रहे थे। अब बहुत खा चुके हो, उसको वापस करा दो, उसकी संपत्ति बेचो। हां, कब्जा करने वाली जो नीति बना रहे हो, जो सहारा की प्रॉपर्टी है उसको अपनी प्रॉपर्टी मानने पे तुले हो, तो कहीं ऐसा ना हो सहारा के साथ हम लोगों को भी एक्शन लेना पड़े और हम लोगों को भी उस पर आपत्ति दर्ज करानी पड़े। क्योंकि सहारा का हर निवेशक जानता था कि वो सहारा शहर सुब्रत राय ने बनवाया है और वो हमारे पैसे से बना है। और सहारा की सरकार की किसी बातों पे भरोसा नहीं रह गया। सरकार कुछ भी करती है और खासतौर पे उत्तर प्रदेश की सरकार तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती, कहीं से कुछ ला करके कर सकती है। कभी कह सकती है ये जमीन फर्जी है, तो कहीं कहीं कह सकती है सरकारी है, तो कहीं कहीं कुछ भी। अभी ये देख ही रहे हैं, जहां पे सरकार जो कहते हो उसी का। तो ये करने में उत्तर प्रदेश की सरकार मान, लेकिन सहारा इंडिया समूह के एक एक कार्यकर्ता और एक एक जमाकर्ता जानते थे कि वो हमारी पैसे से बनी है और हमारी अपनी संपत्ति है जिसका उपयोग सहारा श्री सुब्रत राय ने किया था। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को भी उस पर एप्लीकेशन मूव करानी पड़े। लिहाजा हम लोगों को, हमारे निवेशकों को, हमारे सभी आंदोलनकारी साथियों को हमारा संपूर्ण ब्याज सहित भुगतान कराने का रास्ता निकालो, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में हम लोग एक संकल्प न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत जल्द हम सब लोग 75 जनपदों में सहारा के पीड़ितों को घर घर जगा करके सरकार के विरुद्ध में मतदान करने की अपील करेंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अपने उत्तर प्रदेश के निवेशकों के हितों के बारे में भी नहीं सोच रही है। तो उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ से ज्यादा की आबादी के में लगभग 10 करोड़ यानी आधे से ज्यादा आबादी प्रभावित है, जिनमें सीधे हर दूसरे घर में पैसा है। ये लड़ाई हम लोग शुरू करेंगे तो ये लड़ाई तब तक नहीं रुकेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी राजनीतिक दल का ही सहारा क्यों ना लेना पड़े। तो मैं ये चेतावनी दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों के पाई पाई का भुगतान करने की व्यवस्था बना देनी होगी। अन्यथा हम लोगों को मजबूरी में किसी राजनीतिक दल के समर्थन के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और जब हम चयन करेंगे किसी राजनीतिक दल के समर्थन का, तो हम हर घर में 5 वोट हैं और हम हर लोग जिनका पैसा लगा है, जब वोट डालने जाएंगे तो याद करेंगे कि सहारा के पीड़ितों में हम भी वो शामिल थे, इसी सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया, तो अपने पूरे परिवार से कहेंगे कि पहले इसके विरुद्ध में मतदान करो। और एक माहौल खड़ा करने के लिए मुझे किसी राजनीतिक दल का भी सहारा लेना पड़ा तो हम चूकेंगे नहीं।
ये मत समझिएगा कि सहारा का आंदोलन, जिस आंदोलन को खड़ा करने, कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। 10% कह रहे थे, समझ में आ गया होगा कि भारत में सब 10% है कि कितने हैं, 85% है कि 65% है, समझ में आ गया होगा सरकार को। तो ये भी समझ लीजिए, बार बार सब्र की सीमा तोड़ने के बाद जब कोई खड़ा होता है, तो जहां खड़ा होता है जिसके विरुद्ध में, उसका पतन हो जाता है। तो सहारा पीड़ित उत्तर प्रदेश के जो हैं, वो आज उस मुहाने पे खड़े हैं कि सरकार का किसी भी पैमाने पे विरोध करना पड़े, सरकार को सत्ता से वापस उखाड़ना पड़े, सरकार को पाताल भेजना पड़े, तो सरकार के विरुद्ध खड़े होकर के मतदान करेंगे। उसके लिए चाहे कोई राजनीतिक दल हो, उसके सत्ता का समर्थन लेकर, उसके मंचों का सहारा लेकर आपकी कलई खोलने का काम करेंगे। तो फिर दोष मत दीजिएगा। तो साथियों, खासतौर पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के तमाम साथियों से मैं निवेदन कहूंगा कि 9 तारीख का दिन जो है, आपके आंदोलन में दिल्ली में हल्ला बोल, अमित शाह पे हल्ला बोल, गृह मंत्री पे हल्ला बोल, सुप्रीम कोर्ट पे हल्ला बोल का कार्यक्रम तय है। आपकी ताकत ही आपके पैसे का भुगतान का रास्ता तय कर पाएगी और दिल्ली में एल्गार मचा पाएगी। इस नाते दिल्ली में आइए, परवाह मत करिए, डरिए मत। सरकारें अराजक हो सकती हैं, लेकिन सरकारों में इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे आंदोलन का दमन कर सके, हमारे आंदोलन की बात ना सुने। लड़िएगा तो इस लड़ाई को जीत जाइएगा। मैं आप लोगों से एक मुद्दे पे और बात करना चाहता हूं, हमारे बस्ती से मुद्दा है। सारा की मुद्दे के साथ साथ मैं एक बड़ा मुद्दा और उठा रहा हूं। मैं 9 तारीख तक इंतजार करूंगा। सिद्धनाथ की घटना, सिद्धनाथ में एक दलित बच्ची के साथ, मासूम दलित बच्ची के साथ अपराध हो रहा है, उसको न्याय नहीं, उसको जस्टिस नहीं मिल पा रही है। कोई है जो हमारे समाज में घूम रहा है और किसी बच्ची, मासूम बच्ची का शिकार बना सकता है। कोई है जिसको सरकार, पुलिस, नेता संरक्षण दे रहे हैं, वो कभी भी किसी मासूम बच्ची को शिकार बना सकता है, वो किसी की भी बेटी हो सकती है। पुलिस के, प्रशासनिक पुलिस के रवैये पे, नेताओं के रवैये पे, विधायकों के रवैये पे, सांसदों के रवैये पे कोई मासूम बच्ची भेंट चढ़ सकती है। उस मासूम बच्ची का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो दलित और गरीब परिवार की है। सिद्धनाथ की घटना न सिर्फ किसी की आत्मा झकझोर सकती है, बल्कि सिद्धनाथ की घटना किसी को मानसिक रूप से विक्षिप्त कर सकती है, अगर वो उसके परिवार का हो। कहीं यह घटना आपके और आपके अगल बगल, इर्द गिर्द में होने वाली उस आशंका को बल नहीं दे रही हो, क्योंकि वो अपराधी घूम रहा। कहां है किसी को कुछ पता नहीं है। 10 महीने से ज्यादा हो गया है, 10 महीने लगभग, तो 5 महीने 6 महीने समझ रहे थे, कब समय निकल जाता है कुछ पता ही नहीं लगता, कुछ समय पता ही नहीं लगता। लेकिन 10 महीने लगभग होने वाले हैं। और उस सिद्धनाथ की वो बेटी, वो छोटी सी मासूम बच्ची, महज 5 साल की, उसकी वीडियो, उसकी फोटो भी मैंने देखी। हमको लगता था कि कौन सा हैवान होगा वो, किस तरह की हैवानियत कर रहा था वो। उसके यहां, उसके परिवार में सारे के सारे लोग भैंसी दरिंदे थे क्या? नर पिचासों से भी बड़ा पिचास है वो, और उसको पुलिस बस्ती की पुलिस बचा रही है। वो किसी नेताओं के प्रभाव में है, वो किसी राजनीति का शिकार हो रही है। बस्ती की पुलिस की जिम्मेदारी है, बस्ती के कप्तान की जिम्मेदारी है। और मैं तो बस आश्चर्यचकित हूं कि बस्ती की जो जिला अधिकारी है वो महिला है। क्या उनको इस विषय में जानकारी नहीं है? अगर नहीं है तो बस्ती की जिला अधिकारी महिला है, वो उस पे मानवीय आधार पे क्यों नहीं स्वयं पहल करके आगे आ रही हैं? मामला सामाजिक मुद्दों के साथ साथ उस बच्ची की भी है। जातियों के
भंवर में इस तरह लोग फंस गए हैं कि हम जस्टिस और न्याय के लिए भी खड़े नहीं हो पा रहे। एक मासूम बच्ची, अरे भाई, जब दिल्ली में निर्भया मारी जाती है, निर्भया के सारे घटना होती है, पूरा देश खड़ा होता है, उसकी जाति नहीं पूछते लोग। हैदराबाद में जब बच्ची के साथ हैवानियत होती है तो पूरा देश खड़ा होता है। मासूम बच्ची जो बस्ती की है, महज 5 साल की है, गरीब दलित परिवार की है, उसको 10 महीने से न्याय नहीं मिल पा रहा हो। उसके हत्यारों को पता बस्ती पुलिस अभी तक नहीं लगा। उस बस्ती पुलिस का के ऊपर प्रश्न चिन्ह तो लगा कि जब तत्कालीन जिला कप्तान थे, शायद उनकी अयोग्यता थी। हालांकि ये नए नए अभी आए हैं, हो सकता है इतनी जानकारी उनके पास हो कि ना हो, लेकिन उनको जिम्मेदारी पहुंचाने की है, इस विषय को तुरंत सॉर्ट आउट करने की है, और जो भी दोषी हैं उसको वास्तव में सजा देने की है। कहीं गलत तरीके से सजा देने की कोशिश भी की ना की जाए। उसके वास्तविक अपराधी को खोज रहे हैं। आप इर्द गिर्द क्यों नहीं खोज रहे हैं? पुलिस प्रशासन को मैं क्लू दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उसके इर्द गिर्द क्यों नहीं खोज रहे? क्यों नहीं उसके इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग, उसके अगल बगल क्यों नहीं खोज रहे हैं? क्यों वो दायरा बढ़ा रहे हैं? और क्यों ये नहीं सोच रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है? एक बच्चा दिल्ली लखनऊ में अपने पिता की हत्या कर सकता है, टुकड़ों टुकड़ों में काट सकता है, तो क्यों नहीं सोच रही है पुलिस? क्यों नहीं गहनता के साथ जांच कर रही है पुलिस? क्यों डर रही है? क्यों पुलिस कुछ छुपाना चाहती है? क्यों इस मामले को हमको दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ले जाने की पे विवश कर रही है? क्यों नहीं ये मामले का साक्ष्य संकलन के आधार पे सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का काम ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष रूप न्याय मोर्चा के रूप में अभय देव को करना पड़े? क्यों नहीं बस्ती कप्तान सहित तमाम बड़े जिम्मेदार लोगों को दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी दिलवानी पड़े? क्यों नहीं दिल्ली की में बैठी सुप्रीम कोर्ट इन सभी लोगों की सरकारी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश देने पे भी बस हो जाए? 10 महीने कम नहीं है, और वो सिर्फ इस नाते उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है कि वो दलित गरीब परिवार की लड़की है। कुछ लोगों को लग रहा था कि ये मुद्दा उठाने के बाद अभय देव कुछ दिनों बाद ही मुद्दे को भूल जाएंगे, चुप हो जाएंगे। नहीं, चुप नहीं हो जाएंगे। हम इंतजार करेंगे उन लोगों का जो दलित और बहुजन के नाम पर वोट मांगने जाते हैं, और जब वो विधायक बन जाते हैं और सांसद बन जाते हैं तो उस गरीब महिला को, गरीब लड़की को न्याय दिलाने के लिए उनकी अंतरात्मा और जमीर नहीं जगती है, वो उस पर बात करना मुनासिब नहीं समझते। मैं कहूंगा तब तक जब तक ये गैर जिम्मेदार नेता उस दलित बच्ची को, पीड़ित बच्ची को, गरीब बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं निकल के आ रहे। बस्ती में तमाम और सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाले संगठन हैं। थूकता हूं ऐसे उन संगठनों पे जो सामाजिक होकर के बात करने की बात करते हैं, लेकिन जब एक दलित परिवार के लोगों की, गरीब बच्ची के न्याय की बात आती हो तो उनकी भी जुबानें नहीं सिलती। राजनेताओं को तो छोड़िए, उनकी फितरत ही यही है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सामाजिक संगठनों का नाम और ढिढोरा पीटते हैं, और उस दलित परिवार की लड़की को जब जिसको 10 महीने हो गए हों, पुलिस बस्ती की ये खोज नहीं पाए हो कि वास्तविक हत्यारा कौन है, और उसके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। मोमबत्ती और कैंडल लेकर के हैदराबाद की लड़की के लिए निकल सकते हैं, मोमबत्ती और कैंडल लेकर के निर्भया केस में पूरे देश में माहौल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बस्ती में एक ऐसी लड़की, जिस लड़की को महज 5-7 साल की उम्र में एक हैवान दरिंदा आता है, वो अदृश्य शक्ति मिस्टर इंडिया की तरह आता है। मिस्टर इंडिया फिल्म देखे हैं ना,
वो आता है, उसकी हत्या करता है, उसका बलात्कार करता है और वो गायब हो जाता है। बस्ती की पुलिस खोज नहीं पा रही हो। क्यों भाई? तमाम विचार गोष्ठी करके ही सामाजिक संगठन बनाएंगे आप। फगुआ आ रहा, फगुआ का नाच करके सामाजिक संगठन बनाएंगे आप। अरे फगुआ मना लेना यार, होली जो है ना, होली मना लेना। आपको भी बहुत सारे सामाजिक संगठनों के तमाम बैनर पोस्टर आपको देखते हुए मिल जाएंगे। गैर राजनैतिक संगठन, और बात करते हैं राजनेताओं के साथ बैठ करके। फोटो खिंचवाने, गंगा आरती, जमुना आरती, कुआनो आरती, गंगा सफाई, कुआनो सफाई, बात तो करते हैं लंबी लंबी। अरे उस लड़की जो समाज का कीड़ा है ना, समाज का जहर है, जो जिस लड़की को उसने खाया है ना, वो गंदगी साफ करने की जरूरत है। वो गंदा इंसान अगर इस बस्ती में कहीं होगा ना, तो तुम्हारी बहन बेटियों पे भी नजर गड़ाए बैठा होगा, और ना जाने कहां पे खड़ा होकर के किसके साथ ये दुर्व्यवहार कर दे। अरे इस सफाई की जरूरत है। धिक्कार है ऐसे लोगों पे जो अपने आप को सामाजिक संगठन कहते हैं, लेकिन समाज की मूलभूत समस्याओं के साथ साथ ऐसे जघन्य अपराध जो हो रहे हों उस पर बोलना तक मुनासिब नहीं समझते। फिलहाल हाँ, बस्ती की बिटिया और खासतौर पर वो दलित परिवार की बच्ची को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उसके वास्तविक कातिलों तक पता नहीं लगेगा, तब तक अभय देव आवाज उठाता रहेगा। और अभय देव को अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े इस मामले को लेकर, तो निश्चित तौर पे जाएगा, और एक विजन के साथ, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अगर वो बच्ची गरीब है, सिर्फ इस नाते कि वो गरीब है उसके लिए कोई नहीं बोल रहा, उसके न्याय की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, उसके खिलाफ उसको न्याय नहीं मिलेगा, तो जब तक अभय देव है तब तक ये संभव नहीं है। अपनी लड़ाई, अपने लोगों की लड़ाई मान करके इस लड़ाई को बस्ती से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। देखता हूं न्याय कैसे नहीं मिलता। इन जिम्मेदारों को तब तक थूकता रहूंगा, तब तक कहता रहूंगा, तब तक जलील करता रहूंगा, जब तक उस बच्ची को न्याय नहीं मिल जाए। प्रशासन के लोगों तक भी यह स्पष्ट कह रहा हूं कि इस मामले को दबाओगे ना, तो तुम्हारी और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी सोच सदा के लिए उस सोच का साक्षी बन जाएगी कि पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं। सब कहेंगे, एक ना एक दिन सब जुबान पे कहेंगे कि पुलिस किसी की होती नहीं। पुलिस उस गरीब बच्ची की तो हो। कौन सा ऐसा मामला है जो नहीं पुलिस सॉल्व कर सकती? पुलिस जब अपने पे आ जाए तो महज 24 घंटे के अंदर, बड़े से बड़े अपराधों का खुलासा कर सकती है। बस्ती के उस सिद्धनाथ की बच्ची को 10 महीने से न्याय नहीं मिल पा रहा हो। अरे बड़ा आश्चर्य भी है कि थाना लालगंज जो है, अब मैं क्यों कहूं, बस्ती की पुलिस, हालांकि कोई पुलिस जातिवादी नहीं होती, जाति के आधार पर किसी पुलिस की मूल्यांकन भी नहीं। नेताओं को छोड़े, नेता जात खेलते हैं। थाना लालगंज के अंदर गत आती है वो बिटिया जो अब इस बीच में नहीं रही। बस्ती का विधायक जो महादेवा का है, वो दलित परिवार से आते हैं, उनकी जमीरें नहीं जगी नहीं रही हैं। बाकी किसी की क्या कहें। फिलहाल बेटी को न्याय मिले, लगातार और रोज आवाज उठाएंगे, और इसके लिए हर संभव वो कोशिश करेंगे ताकि उस बिटिया को न्याय मिल जाए और वो कातिल पकड़ा जाए।